illumination differs from light very much, every much. So generally these terms are used more or less synonymously. Illumination एक और चीज़ है, light दूसरी चीज़ है. इसमें फ़र्क क्या है? इल्यूमिनेशन उस रोशनी को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होती है, उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं. लाइट इज समथिंग एल्स. लाइट का मतलब है कि वो रोशनी जो किसी भी जरिए से आ सकती है. अब सनलाइट तो बिजली से नहीं बनती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइट. तो लाइट और इल्यूमिनेशन में फ़र्क है. अमूमन ये एक ही उसमें भी यूज होता है अमूमन, लेकिन बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं. लाइट को हम कहते हैं कि ये एक वजह है. लाइट जो है एक वजह है. इल्यूमिनेशन उसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन होती है. लाइट एक सोर्स है और इल्यूमिनेशन उसका रिजल्ट है. लाइट इज द कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ दैट लाइट. ठीक है, लाइट जो है वो असल में वजह होती है, वो रिजल्ट होते हैं. इल्यूमिनेशन रिजल्ट होते हैं और लाइट जो है वजह होती है किस वजह से इल्यूमिनेशन हो रही है. illumination makes the surface look more or less bright. illumination की वजह से हमें कोई सतह जो है वो more या less bright नजर रोशन नजर आती है. इसको हम कहते हैं illumination. There are different reasons due to which illumination light can be produced. The very basic reason is light may be produced by passing electric current through filament, as in the incandescent lamp. हम किसी फिलामेंट से इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है. थ्रू आर्क्स, आर्क से हम पास करते हैं बिटवीन कार्बन और मेटल रॉड. ठीक है, आर्क कहते हैं जरा मोटी फिलामेंट को. तो आर्क से जब हम पास करते हैं या मेटल रॉड से पास करते हैं उससे भी लाइट बनती है. थ्रू सुटेबल गैस, हम गैस से अगर लाइट पास कर रहे हैं, नियॉन गैस से या अदर गैस से, तो उससे भी लाइट बनती है. अब आपने घर में ट्यूबलाइट देखा होगा. ट्यूबलाइट क्या होती है? उसमें गैस होता है ना. जब गैस करंट पास होता है उसमें लाइट आ जाती है. ठीक है, उसके मुकाबले में बल्ब है, बल्ब में भी गैस होती है. ठीक है, अब नियॉन लैंप होता है, कार्बन लैंप होता है, जो रोड पे लाइट्स लगी होती हैं. अब वो उस लाइट की रोशनी ज्यादा होती है तो उसमें गैस डिफरेंट होता है. उसके मुकाबले में जो गैस यूज होता है रेलवे में, रेल की जो 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 डब्बा होता है उसके जो आगे लाइट्स होती हैं, रेलगाड़ी की, ट्रेन के आगे, तो वो ट्रेन के अंदर जो लाइट होती है उसका उसका उसकी वो इंतहाई तेज होती है. तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अलग गैस होती है. हम इसको भी आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज होता है, वो क्यों डिफरेंट होती है आम लाइट से. इसके बाद इल्यूमिनेशन में जो टर्म्स यूज होते हैं, टर्म्स कहते हैं जो अल्फाज यूज होते हैं, उसको हम कहते हैं टर्म्स यूज इन इल्यूमिनेशन. नंबर 1 लाइट, जो हम कहते हैं, इस नॉर्मली यूज करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से. लाइट को हम डिनोट करते हैं क्यू से. और इसका यूनिट क्या है? लूमेंस हावर. लूमेंस हावर इसका यूनिट है, लूमेंस हावर. दूसरी चीज है लूमिनस फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या है? वो यही डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिकल यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. और इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ लाइट waves या लाइट passes through unit area is called illumination flux. यानी कि 1 मीटर एरिया, यूनिट मीन 1 मीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है उससे जितनी लाइट गुजरती है इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन फ्लक्स. उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि हाउ मच लाइट passes through area. That's why that we call luminous intensity. कितनी शिद्दत की लाइट है. अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीजें हैं. नंबर 1 आपके पास है एनर्जी सेवर. नंबर 2 आपके पास है 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब. अब दोनों लाइट आपने लगाए हुए दो डिफरेंट रूम्स में. एक रूम में जाते हैं जहां पर बल्ब लगा होता है, उसमें उसके पास आप जाते हैं, आप हाथ को बल्ब के करीब करते हैं, थोड़ा सा दूर रखते हैं, तो पीछे आपके हाथ का साया बन जाता है जो काफी बड़ा होता है. यानी आप जब हाथ का आगे पीछे करते हैं आपका भी साया बन जाता है. ठीक है, और आप जब दोबारा दूसरे रूम में आते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर एनर्जी सेवर लगा है, वहां पर आप हाथ आगे पीछे घुमाते हैं, आपके हाथ का साया नहीं बनता या आपका साया नहीं बनता. उसकी वजह क्या है
एनर्जी सेवर की इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत कम है, और बल्ब की इंटेंसिटी या उसकी फ्लक्स इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, लुमिनस इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसका उससे साया बनता है। अब लक्स इंटेंसिटी का मतलब इसका यूनिट क्या है, आई, और इस डोनेट बाय इस कैन बी डोनेटेड बाय आई, करंट वाला आई जो है इसे हम डोनेट करते हैं आई को, और इसको मेजर हम कहते हैं कैंडिला में, और लुमेन्स पर स्टेरेडियन, ठीक है, इसको हम मेजर इस तरह करते हैं कैंडिला में। एफएससी में आपने पढ़ा होगा लुमेन्स का यूनिट क्या है, कैंडिला। आई को हम किसके बराबर लेते हैं, आई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय डब्ल्यू। व्हाट डज एफ मीन, एफ मीन लुमिनस फ्लक्स, और डब्ल्यू मीन कैंडिला और स्टीरेडियन। स्टीरेडियन किसे कहते हैं, स्टीरेडियन कहते हैं एंगल को। तो एक डिग्री से डिग्री एंगल में कितना फ्लक्स या कितना लाइट पास होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी। अगर लाइट ज्यादा पास होता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर लाइट कम पास होता है उसको कहते हैं इसकी इंटेंसिटी कम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है लुमेंस। लुमेंस कहते हैं कैंडल पावर मल्टीप्लाई बाय सॉलिड एंगल। कैंडल पावर कहते हैं लाइटिंग रेडिएटिंग कैपेसिटी की, कितना लाइट वो दे रहा होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार कैंडल पावर किसका ज्यादा है, एनर्जी सेवर का ज्यादा है या 100 वाट बल्ब का ज्यादा है, तो आप मुझे जवाब दोगे 100 वाट बल्ब का कैंडल पावर ज्यादा है, क्योंकि 100 वाट बल्ब ज्यादा लाइट दे रहा होता है, उस कैंडल पावर उसकी ज्यादा होती है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये यूज होती है अक्सर बड़े बड़े बंगलोज में। जो इंजीनियर इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा होता है उसमें वो जो जो आर्किटेक्ट होता है वो ये बता रहा होता है कि यार यहाँ पर कैंडल पावर ज्यादा चाहिए, इस रूम में कैंडल पावर कम चाहिए। कैंडल पावर का मतलब कितनी रोशनी चाहिए, पावर का मतलब ये नहीं है कि शमा वाली रोशनी का मतलब नहीं, ये नहीं है। कैंडल पावर का मतलब कि आम रोशनी इसमें कितनी चाहिए। सॉलिड एंगल का मतलब कितने एंगल में चाहिए। अब लेट्स सपोज आप एक हिंदवाना है, हिंदवाना को जो आप चेक करते हो खरीदने से पहले तो क्या करते हो, उससे एक पीस निकालते हैं ना, तो पीस का नीचे वाले से देखना छोटा बारीक होता है, ऊपर वाले से उसका बड़ा होता है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। यानी कि नीचे एंगल होता है, वो एंगल वो फिर 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है, वो जितना दूर जा रहा होता है तो उसका सरफेस बढ़ रहा होता है, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। फॉर्मूला क्या है, कैंडल पावर मल्टीप्लाई बाय सॉलिड एंगल। सर जोन सा बल्ब भी हमें लाइट देते हैं तो उसको हम लोग कैंडल पावर कहेंगे। लाइट को हम बल्ब को हम कैंडल पावर नहीं कहते, कैंडल पावर कहते हैं कितनी लाइट, तो कितनी को जो है कितनी को हम कहते हैं कैंडल पावर, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यार कैंडल पावर किस लाइट का ज्यादा है, एनर्जी सेवर का ज्यादा है, उसका ज्यादा है, कैंडल पावर का मतलब ये कि कितनी लाइट दे रहा है, ठीक है। अक्सर 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 ये जो फॉरेन में जो इंजीनियर जॉब करते हैं इलेक्ट्रिकल, उनको फिर दिया जाता है कि यार कैंडल पावर रिक्वायर्ड इज 500 लुमेंस, कि हमें 500 लुमेंस कैंडल पावर चाहिए। अब कैंडल पावर का मतलब क्या है, वहां भी इतनी रोशनी चाहिए, तो फिर इंजीनियर अंदाजा लगा रहा था कि यहाँ मुझे 3 बल्ब लगाने हैं, 4 बल्ब लगाने हैं, 2 बल्ब लगाने हैं, कितने बल्ब लगाने हैं, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं वहाँ के सिनेरियो पे। अब बाज़ जगह पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो वहाँ बल्ब कम लगाने पड़ेंगे, बाज़ जगह पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, बाज़ जगह पे जो खिड़कियां हैं वो हैं अवेलेबल हैं तो वहाँ पे रोशनी बाहर से भी आ सकती है, बाज़ जगह खिड़कियां अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीजें इंजीनियर जो है वो कंसिडर कर रहा होता है जब वो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग जो है उसकी डिजाइनिंग कर रहा होता है। ये कैंडल पावर का फार्मूला है, लुमेंस डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा कहते हैं सॉलिड एंगल को। अब ये इल्यूमिनेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है लक्स मीटर। लक्स मीटर, ठीक है। लक्स मीटर कहते हैं वो चीज जिससे हम इल्यूमिनेशन मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं लक्स मीटर, या इसको मीटर कैंडल भी कहते हैं। लक्स और मीटर कैंडल एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डज मीन बाय लक्स या व्हाट डज मीन बाय मीटर कैंडल, तो उसका आंसर क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, ये इल्यूमिनेशन का यूनिट है, एंड डिफाइंड एज लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर। कितनी रोशनी 1 मीटर पे गिरती है, कितनी रोशनी 1 मीटर पे गिरती है, इसको हम कहते हैं इतना लक्स है या इतना इसका मीटर कैंडल है। जो मीटर यूज होता है इसको मेजर करने के लिए इसको हम कहते हैं लक्स मीटर। आपने देखा भी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में अवेलेबल भी है। फुट कैंडल, फुट कैंडल एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है। फुट कैंडल का मतलब है कि 1 फुट में कितनी लाइट आती है, 1 फुट में कितनी आती है, इसको कहते हैं फुट कैंडल। और कैंडल वही चीज है कि लुमिनस इंटेंसिटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइट आती है उसको हम कैंडल कहते हैं, 1 फुट में जितनी लाइट आती है हम उसको फुट कैंडल कहते हैं। अब ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट वो हैं डेफिनेशंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
एक को हम कहते हैं MHCP, दूसरे को कहते हैं MSCP, तीसरे को हम कहते हैं MHSCP. MHCP means mean horizontal candle power. MSCP means spherical candle power. MHSCP means mean hemispherical candle power. अब MHCP का मतलब क्या है कि आपने एक बल्ब लगाया, तो बल्ब स्ट्रेट डायरेक्शन में कितनी रोशनी दे रहा है, यानी कि सीधा कितनी रोशनी दे रहा है. अब मैं मिसाल देता हूँ आपको ट्रेन की. अब ट्रेन के आगे जो लाइट लगी होती है उसकी MHCP काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप देख रहे हो ट्रेन जब आ रही होती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइट दे रही होती है, और राइट लेफ्ट इसकी रोशनी नहीं होती है, क्योंकि उसके वहां पे जरूरत नहीं होती, उसे सीधा पटली पर अपनी लाइट रखनी होती है. तो MHCP का मतलब है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में कितनी लाइट है. अब उसके मुकाबले आप घर में एनर्जी सेवर को देख लें, या राड को देख लें, या बल्ब को देख लें, अब उसकी MHCP कम है, क्योंकि बल्ब या जो राड जो है वो चारों तरफ जो वो लाइट दे रहा होता है. ठीक है. MSCP जो है इसको कहते हैं स्फेरिकल कैंडल पावर, कि कितना आसपास लाइट दे रहा है, इसको कहते हैं MSCP. यानी कि अब ट्रेन की जो लाइट है या गाड़ी की जो लाइट है उसकी MSCP बहुत कम है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट रोशनी नहीं दे रहा हो, सिर्फ सीधा रोशनी दे रहा होता है. और आपके घर में जो लाइट लगा होता है उसकी MSCP काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो आसपास भी लाइट दे रहा होता है. मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर का मतलब क्या है कि वो सीधा कितनी रोशनी दे रहा है और साइड पे कितनी रोशनी दे रहा है, इसको कहते हैं MHSCP. तो जो इंजीनियर डिजाइन कर रहा होता है इल्यूमिनेशन को, तो वहां पे वो देख रहा होता है यहाँ कितना फासला है छत के और जमीन के फ्लोर के बीच में, दीवारों के बीच में कितना फासला है. तो फिर ये रिक्वायर्ड MHSCP या रिक्वायर्ड MCSCP वो कंप्यूट कर रहा होता है कि MSCP कितनी ज्यादा है, MHSCP कितनी ज्यादा है. रिडक्शन फैक्टर सर माइक में शोर आ रहा है. अब ठीक हो जाएगा. अच्छा, रिडक्शन फैक्टर का मतलब ये कि कितना रेशियो है MSCP डिवाइड बाय MHSCP. MSCP का मतलब जितना आसपास स्फेरिकल डायरेक्शन में कितनी रोशनी दे रहा है डिवाइड बाय सीधी कितनी रोशनी दे रहा है. MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कितनी रोशनी दे रहा है. ठीक है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर. तो अब जो आपका बल्ब है उसका रिडक्शन फैक्टर क्या है, वो 1 से कम होगा. उसकी वजह क्या होगी कि वो सीधी रोशनी भी दे रहा है लेकिन आसपास भी लेफ्ट राइट भी रोशनी दे रहा है. ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन की या गाड़ी की लाइट देख लें तो उसकी सीधी रोशनी ज्यादा होती है, आसपास रोशनी कम होती है. ठीक है, तो उसका रिडक्शन फैक्टर ज्यादा होगा. लैंप एफिशिएंसी मतलब कि कितने हम बिजली दे रहे हैं और कितना वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहते हैं लैंप एफिशिएंसी. है इसको हम इसका यूनिट है लूमेंस पर वाट, कि कितने वाट पर कितना लूमेंस दे रहा है. स्पेसिफिक कंजम्पशन का मतलब है कि कितना वो बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंजम्पशन. ब्राइटनेस कहते हैं कितनी रोशनी है, कितना चमक है. ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्राइटनेस. हम कहते हैं यार ये ज्यादा ब्राइट है या कम ब्राइट है. आजकल जो LEDs हैं वो ज्यादा ब्राइट हैं. ठीक है, वो ज्यादा रोशनी दे रहे हैं 100 वाट के बल्ब के मुकाबले में, या एनर्जी सेवर के मुकाबले में. ठीक है, ग्लेयर कहते हैं तेज रोशनी को, इसकी तरफ हम नहीं देख सकते, हम कहते हैं ग्लेयर. अब सन ग्लेयर का मतलब क्या है कि सूरज की तेज रोशनी जिसको हम नहीं देख सकते. ठीक है, इसको कहते हैं सन ग्लेयर. इंसान की आंख को डैमेज करता है, रेटिना को वो डैमेज करता है, इसको कहते हैं ग्लेयर. अजान हो रही है, 1 मिनट अजान हो रही है, 1 मिनट हम वक्फा करते हैं. ठीक है. अच्छा सर, ओके. यस सर, अजान हो रही है. टाइम मोटा जो सर. तैमूर आप अपना माइक बंद कर, यार है शोर आ रहा है. तैमूर माइक बंद कर. कौन है? तैमूर माइक ऑफ कर. अच्छा, दोबारा शुरू करते हैं.
वी आर स्टार्टिंग इट अगेन, ठीक है। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है स्पेस हाइट रेशो, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि स्पेस हाइट रेशो का मतलब है कि कितना स्पेस है और कितनी हाइट है। अब लेट्स सपोज एग्जामिनेशन हॉल है, उसका जो जो छत होता है वो नीचे होता है बाज़ जगह पर, बाज़ जगह पर बहुत ऊपर होता है, उसकी स्पेस ज़्यादा होती है। अब रूम में क्या है, कितनी स्पेस है और कितनी छत की हाइट है, इसको हम कहते हैं स्पेस हाइट रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इल्यूमिनेशन डिजाइनिंग में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैंप, इसका फार्मूला क्या है कि दो लैंप्स के बीच में फासला कितना है और जमीन का फासला कितना है लैंप से, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर एंड लैंप, ठीक है। इसको स्पेस हाइट रेशो कहते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं कि कितना रोशनी वो लाइट दे रहा है और कितने आपको पहुंच रही है, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, या इसको कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बल्ब लगे हैं और बल्ब के सामने आप कोई कागज रखते हो या गत्ता रखते हो या कॉपी पकड़ते हो, हाथ पकड़ते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लाइट कम हो जाती है नीचे। तो आपने क्या कर लिया, आपने यूटिलाइजेशन फैक्टर कम कर लिया। बल्ब रोशनी ज्यादा दे रहा है लेकिन जमीन पर रोशनी कम पहुंच रही है, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। बाज़ जगह पर आंधी चलती है, बाज़ जगह पे धूल होती है, बाज़ जगह पे बल्ब के ऊपर मिट्टी पड़ी होती है। हमारे घरों में अक्सर राडों के ऊपर या उसको एनर्जी सेवर के ऊपर डस्ट पड़ जाता है, मिट्टी पड़ जाती है, तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। फिर जब हम सफाइयां करते हैं तो उसकी वजह से उसकी रोशनी बढ़ जाती है। तो इसका फार्मूला क्या है, टोटल लूमेंस रीचिंग टू वर्किंग प्लान डिवाइड बाय टोटल लूमेंस गिवन आउट बाय द लैंप। कितना रोशनी जमीन तक पहुंच रही है डिवाइड बाय कितनी रोशनी वो दे रहा है। मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब है कि मुरम्मत, ठीक है, कि बाज़ जगह पर डस्ट की वजह से, डर्ट की वजह से, स्मोक की वजह से लैंप जो है उस पे वो लाइट कम इमिट करता है, तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी मुरम्मत करते हैं, ठीक है। और मुरम्मत की वजह से जो रोशनी कम होती है उसको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। डिप्रिसिएशन फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, वक्त के साथ चीज का खराब होना। अब लेट सपोज आप एक गाड़ी खरीदते हो 0 मीटर, ठीक है, उसको आप 3-4 साल यूज करते हो, उसके बाद फिर उसको बेचते हो, तो फिर वो आपको वो कीमत नहीं देता, वो डिप्रिसिएट हो जाता है। कितना आपने उसको यूज किया उतना उस हिसाब से कीमत आपको कम करनी पड़ती है, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो लाइट में डिप्रिसिएशन फैक्टर भी होता है। जो नया लाइट होता है वो ज्यादा रोशनी देता है, जब वो लाइट थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसमें डिप्रिसिएशन आ जाती है, उसकी वजह से रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वेस्ट लाइट फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। वेस्ट लाइट फैक्टर का मीन कि कितनी रोशनी आपकी जाया हो रही है, कितनी रोशनी आपकी जाया हो रही है। अब वेस्ट लाइट का मैं समझाता हूँ आपको। अब आपके पास एक पूरा हॉल है, हॉल तो जाहिर बात है एक बल्ब से या एक राड से तो नहीं होगा, आपने उसमें मल्टीपल ट्यूब लाइट्स लगानी है या मल्टीपल एनर्जी सेवर लगाने, काफी ज्यादा आपने लाइट्स वहां लगानी है। अगर आप लाइट करीब करीब लगाओ, लाइट करीब करीब लगाओ, या मैं इससे पहले जरा एक और पॉइंट समझाता हूँ। आप एक लाइट लगाओ हॉल में, और लाइट लगाओ हॉल में, और फिर देखो कि उस लाइट की रोशनी कहाँ कहाँ तक जाती है। तो आपको एक बाउंड्री नजर आएगी कि यार इस बाउंड्री तक इस लाइट की रोशनी जा रही है। फिर आप जब उस बाउंड्री पर जाओगे तो रोशनी कम होगी, फिर जितना करीब करीब आप उसके बल्ब के आओगे तो आपको रोशनी ज्यादा लगेगी। एक जगह पर आएगी, ऐसा आएगा कि आपको रोशनी बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी। उससे जब आगे जाएंगे तो रोशनी ज्यादा होगी, जब उससे पीछे जाएंगे तो आपको कुछ नजर भी नहीं आएगा। इसको कहते हैं बाउंड्री। अब जब एक लाइट की बजाय आप मल्टीपल लाइट्स लगाओ, काफी सारे लाइट्स लगाओ, तो उसमें क्या करोगे, आप लाइट अंदाजे से फासले पर लगाओगे तो लाइट की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग मीन एक दूसरे के ऊपर कवर होना, चढ़ना एक दूसरे के ऊपर, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, जहाँ पे एक लाइट खत्म होगी वहां पर दूसरी लाइट शुरू होगी, तो ओवरलैपिंग आपकी नहीं होगी। लेकिन जब आप लाइट करीब करीब लगाओगे तो आपकी ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग की वजह से आपकी रोशनी जाया हो रही है। इसको हम कहते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर, कि कितना लाइट वेस्ट हो रहा है इसको, ठीक है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर के मीन कितनी रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है बाय डोर्स, बाय वॉल्स, बाय पोल्यूशन। रोशनी बर्फ लगाया लेकिन उसके सामने धुआं उड़ रहा है, या उसके सामने आलूदगी आ रही है, या उसके सामने उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो एब्जॉर्ब कर लाइट को, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है इसका इलाज क्या है कि हम इसको क्लीननेस करते हैं। एटमॉस्फेयर जितना क्लीन होगा उतना हमारा एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है कम से कम होगा। दूसरा बीम फैक्टर। बीम तो बड़ा सिंपल मिसाल है कि बीम कितना है। बीम कहते हैं लेजर लाइट के, हम कहते हैं लेजर लाइट सीधा जा रहा है, कहते हैं बीम, ठीक है। तो इसमें बीम फैक्टर कितना है, जितना ज्यादा बीम फैक्टर है उतने ज्यादा अच्छी लाइट है गाड़ियों के लिए, ट्रेन के लिए, एरोप्लेन के लिए। लेकिन बीम लाइट आपको घर में फायदा नहीं देती, क्योंकि घर में तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लस स्फेरिकल दोनों लाइट चाहिए। रिफ्लेक्शन फैक्टर वही कितनी लाइट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हो रही है। सॉलिड एंगल कहते हैं, जिस तरह मैंने मिसाल समझाई सॉलिड एंगल, आप हिंदवाना को जब खरीदते हैं तो हिंदवाना को काटते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है,
तो एक एंगल होते हैं नॉर्मल एंगल जिसको एक पैच पर बनाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री Sì, una carta non è ciò. 5 डिग्री। और एक होता है सॉलिड एंगल का मीन कि वो 3D में होता है। 3D में जो एंगल होता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप हिंदुआनों को टेस्ट करते हो उसको काट के पीस निकालते हो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। समझ आ गई आपको? ये सॉलिड एंगल है, ठीक है, Yes, sir, आ रही है। ये पॉइंट है, सर ये सॉलिड एंगल जरा रिपीट कर दे सर, जी। जरा रिपीट कर दे सर, शोर आ रहा है। हाँ अच्छा, ये सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि 3D में जो एंगल होती है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अब ये एंगल क्या है, ये 3D में एंगल है। जैसे ये हिंदुआने का हमने एक पीस निकालो, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हमने ओमेगा से शो करते हैं या W से शो करते हैं। जी सर। इसको हम रेडियन, इसका यूनिट क्या है रेडियन में, ठीक है। अब जी सर। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन की कुछ लॉज हैं, ठीक है। पहले लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, दूसरे लॉ को हम कहते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बड़ा सिंपल लॉ है कि जितना आप दूर जाते हो किसी उससे लाइट सोर्स से, तो उतनी आपकी रोशनी कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं 5 फीट दूर जाता हूँ तो जाहिर बात है 5 फीट दूर रोशनी कम मिलेगी। 10 फीट दूर जाता हूँ 10 फीट मुझे रोशनी और भी कम मिलेगी। जरा और दूर जाता हूँ तो मुझे जरा और भी रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या है इनवर्स लॉ की? इफ द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स लाइट, वो सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, वो सब के सब डायरेक्शन में बराबर लाइट इमिट कर रहा होता है, the light will fall uniformly on the inner surface। लाइट जो है वो इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस पे बिल्कुल एक जैसी पड़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे कि आप एक बड़े दायरे के अंदर या बड़े रूम के अंदर एक सेंटर में बल्ब लगा लो तो रूम की चारों दीवारों पर एक ही तरह रोशनी आएगी, ठीक है। इफ द स्फीयर बाय रिप्लेस्ड बाय वन लार्जर रेडियस, अगर स्फीयर को हम रिप्लेस करें रेडियस से, द सेम लाइट amount of light is spread over a larger area proportional to the square of the radius, ठीक है। जाहिर बात है स्फीयर को हम हटा दें, एक सिंपल रेडियस रख लें, सिंपल दीवार रख लें, तो ज्यादा एरिया पे उसकी लाइट पड़ेगी। तो अब लॉ क्या कहता है? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा फासला होगा लाइट उससे स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि फासला अगर 5 होगा तो लाइट 25 गुना कम होगी, या अगर फासला 2 फुट का होगा तो लाइट कम होगी 4 फुट, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय डी स्क्वायर, इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब ये इसकी पिक्चर भी दी हुई है, ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर फासला क्या है? 0.5 मीटर। यहाँ पर फासला क्या है? 0.5 मीटर। अब 0.5 पर आपको पास मिल रहा है 40 लुमेंस पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मिल रहा है 10। तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए था आपको? 20 मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 40 है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 20। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या है? उससे आधा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 0.5 जी इनवर्स में है ना, इसलिए। हाँ इनवर्स में, ठीक है। इसको कहते हैं पोल कर्व, इसको कहते हैं पोल कर्व। अब ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, इसको हम कहते हैं पोल कर्व, ठीक है। ये पोल कर्व देख लें, इस तरह बनती है। अब इसके एक्स एक्सिस ये एंगल है, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है। पोल कर्व का मतलब हम हर इलेक्ट्रिकल सोर्स का को पोल कर्व बना सकते हैं। अब इसका पोल कर्व का मतलब ये हमारे पास लाइट सोर्स है तो यहाँ तक रोशनी बन रही है। अब ये स्फीयर में भी रोशनी दे रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी रोशनी दे रहा है। हॉरिजॉन्टल 6 तक दे रहा है, स्फीयर 3 तक दे रहा है। इसको कहते हैं स्फीयर कर्व। अगर ये स्फीयर कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होती इट मीन स्ट्रेट लाइट दे रहा है और स्फीयर लाइट नहीं दे रहा है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल इसकी लाइट है और स्फेरिकल इसकी लाइट नहीं है। अब इसकी स्फेरिकल लाइट कितनी है? -3 से +3 तक, और हॉरिजॉन्टल कितनी है? 0 से लेकर 6 तक। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज हम कहते हैं रोसो कंस्ट्रक्शन। रोसो कंस्ट्रक्शन का मतलब है एसेमी सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल। रोसो का मतलब क्या है? आधा सर्कल, ठीक है। इसका डायग्राम जो है यहाँ पर ये। अब ये कर्व बन रहा है, ये क्या बन रहा है? कर्व, ठीक है। हम इसको एक बेल शेप में या 3D में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ।
इससे जो पीछे जो आपको डायग्राम है, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, रेड कलर जो है? यस सर आ रहे हैं। हाँ, अब ये आपको, अब इसी पैच को अगर मैं जमीन पे रख लूं, ठीक है, जमीन पे रख लूं, ठीक है, या कोई बेलो घंटी, ठीक है, घंटी का जो बेस होता है वो इस तरह होता है ना, ठीक है, और घंटी को मैं अगर सीधा रख लूं तो उसका बेस ये होगा और उसका जो स्ट्रेटनेस होगा वो आपको इस तरह नजर आएगा। कौन टाइप सर? कौन टाइप, हाँ, देख लें, ये सब नजर आएगा। तो इसको हम कहते हैं रोसो कंस्ट्रक्शन। रोसो कंस्ट्रक्शन का फायदा ये होता है कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट आ रही है, इसको कहते हैं रोसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट डज मीन बाय रोसो कंस्ट्रक्शन। दूसरे फोटोमेट्री। फोटोमेट्री इंतहाई आसान है, आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि द कैंडल पावर ऑफ ए सोर्स इज गिवन इन द डायरेक्शन मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड और सबस्टेंडेड सोर्स, ठीक है। हम यहाँ पर फोटोमीटर लगाते हैं। फोटोमीटर मतलब कि जो डिटेक्ट करता है लाइट को, तो इससे क्या पता लगता है कि कितनी दूर तक लाइट जा सकती है, इसको हम कहते हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर हम ये परफॉर्मेंस हम डार्क रूम में करते हैं कि हमें पता लग जाए कि यार रूम कहाँ से रूम की लाइट लीक है या कहाँ तक रोशनी जा सकती है, ठीक है, इसको हम फोटोमीटर कहते हैं जी। सर ये तो मेरे ख्याल से मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, फोटोमीटर ये मेजरमेंट अब खत्म हो गया, अब तो लक्स मीटर आ गए हैं, जी जी सर। ये बेसिक मेथड है मेजरमेंट ऑफ कैंडल पावर, ठीक है। तैमूर। हाँ ओके सर। हाँ, ये यहाँ पर हमारा लेक्चर तकरीबन खत्म हो गया, ठीक है। जी सर। इंटीग्रेटिंग स्फीयर भी इतना कोई खास चीज नहीं है। अब सोर्स ऑफ लाइट, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर्क लैंप। आर्क लैंप कहते हैं वो लैंप के जो हवा के जिसमें हवा होती है, ठीक है, यानी कि हमारे yes, पास मैं समझाता हूँ, हमारे पास जो बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब के अंदर क्या होती है, एक फिलामेंट लगा होता है दो एनोड और कैथोड के बीच में, समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। अब उसको हम आर्क नहीं कहते क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा फिलामेंट है। अब एक सोर्स इस तरह के जिसके बीच में फिलामेंट ना हो, हवा हो बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में सिर्फ हवा हो, उसको हम कहते हैं आर्क लैंप। हाई टेम्परेचर, वो जिसमें जो हाई टेम्परेचर के साथ जो लैंप यूज होता है उसको हाई टेम्परेचर लैंप यूज करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो हम स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में जो लाइट यूज करते हैं उसको हम हाई टेम्परेचर लाइट करते हैं। गैसियस लैंप, नियॉन गैस लैंप, मर्करी लैंप, इसको गैसियस लैंप कहते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये हाई टेम्परेचर वाला जरा सर। हाई टेम्परेचर लाइट का मतलब वो लाइट जिसके साथ हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है, या नंबर 1। नंबर 2, इसमें अंदर क्या होता है? उसके अंदर फिलामेंट ही लगा होता है, लेकिन वो फिलामेंट जलता तब है जब उसके को हम ज्यादा टेम्परेचर दें। अब करंट क्या करता है, करंट असल में फिलामेंट को गर्म कर रहा होता है। जब वो गर्म हो जाता है तो सबसे पहले वो रेड हॉट फॉर्म में चला जाता है। रेड हॉट फॉर्म में वो लाइट नहीं देता, हीट देता है। जब उसको हम ज्यादा और गर्म करते हैं तो रेड हॉट फॉर्म से वो चला जाता है व्हाइट हॉट फॉर्म में। तो व्हाइट हॉट फॉर्म में क्या होता है, वो फिर व्हाइट हॉट फॉर्म में आपको लाइट देता है। तो जो आपने वो कोन वाली शेप की बात की तो और रोसो कंस्ट्रक्शन उसको हम कहते हैं। अच्छा सर उसकी सर वो जमीन पे पड़ा होगा कि ये क्या कौन नहीं, ये रोसो कंस्ट्रक्शन हम छत से गिरा, हम कापी पे बनाते हैं, पैच पे बनाते हैं कि रोसो कंस्ट्रक्शन हम कर लें। तो रोसो कंस्ट्रक्शन का मतलब इंजीनियर को पता लग जाता है कि यार इस लाइट की, ये लाइट अगर छत पे लग जाए तो इसकी रोशनी जमीन पर इतनी ज्यादा फैलेगी, ठीक है। ओके सर। एनीवन एल्स, कोई और? यस सर। सर सर तो ये एक जी सर तो ये XYZ में हम फिर देखते हैं इसको। हाँ ये रोसो कंस्ट्रक्शन। जी। अच्छा सर ये रिकॉर्डिंग आप तेरे लिमिट्स पे शेयर करें। मैं अभी 1 घंटे में शेयर कर लेता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, कल आपकी 11 बजे क्लास है, ठीक है, सुबह इंशाल्लाह। तो इसका पार्ट है हमने अच्छा सुबह सर, कल सुबह 11 बजे सर क्लास। शाम में रख के शाम में सर सुबह नहीं, सुबह इसलिए जरूरी है कि सुबह मेरे पास टाइम है, रात को फिर मैं MS की क्लास होती है तो MS में फिर मैं कल रात में रोगा सर संग इस सुबह भाई। तो 11 ये आज का क्लास भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 40 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, आज की क्लास से और कल की क्लास से। तो कल का जो क्लास है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल 11 बजे सब ऑनलाइन एग्जाम होगा कि सर ये क्लास अभी में कंफर्म नहीं हुआ कि ये भी कंफर्म नहीं हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। जब बताएगा तो फिर हमें पता लगेगा तो आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। सर मेरे ख्याल से ऑनलाइन हो जाए, सारे ऑनलाइन के फेवर में। पर देखी जाएगी, अभी यूनिवर्सिटी वालों की मर्जी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि फीस
तो जिन्होंने फीस वो फीस लेने के लिए जारी बात है फिर एग्जाम को प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर लड़कों ने फीस जमा कराई होगी काफी सारी तो फिर वो ऑनलाइन ले लेंगे, अगर नहीं कराई होगी तो फिर वो तंग करेंगे स्टूडेंट्स को कि फीस जमा कराएं। सर वो फीस सर आज कॉल आई थी, कह रहे थे फीस जमा कर रहे हैं, 22 को एग्जाम है। हाँ 22 को थर्ड वीक में एग्जाम है, तो फीस के बगैर मेरे ख्याल में एग्जाम को अलाउड नहीं करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं दोबारा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फिक्र है कि आपका एग्जाम खराब ना हो जाए फाइनल का, ठीक है। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जरा दोबारा सुन लें एक दफा, और ये नोट्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ तो नोट्स भी अपलोड करो, तो नोट्स भी जरा पढ़ लें, ठीक है सर। पेपर आसान रहा और आखिरी सेमेस्टर दे वाला पे खराब नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग हम किसी को सबमिट करते हैं तो इसलिए इसमें गैर जरूरी डिस्कशन ना हो तो अच्छी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।